गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमने मंडे को जो स्कूल शुरू हो गए हैं बेटा, और उसमें हमने मंडे को और ट्यूसडे को इसका चैप्टर करवा दिया है। आज मैं आपको करवाऊंगी पेज नंबर 8 पे क्रांति की शुरुआत, ठीक है। अब ये बात याद रखना बेटा कि जो स्कूल में जितना करवाया जाता है उसका 1/4 भाग ही आपको ऑनलाइन मिलेगा, इसलिए आप सारे बच्चे स्कूल में आए और अपनी पढ़ाई शुरू करें। पिछले भाग में आपने देखा कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था और कर्ज को चुकाने के लिए उसने सभी व्यक्तियों पर अपने कर्ज यानी कि कर टैक्स बढ़ा दिए थे। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे, यानी कि जैसे हम जाने कि जो प्राचीन राजतंत्र था, पुराना राजतंत्र था, उसमें ऐसा था कि जो फ्रांसीसी सम्राट जो राजा होता है वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर लुई 16 ने अपनी मर्जी से कर लगाया था अपना कर चुकाने के लिए। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी कि यदि वो कर लगाना चाहता है फ्रांसीसी सम्राट, तो उसको जो 3 एस्टेट होते हैं उसके जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती है और वहाँ पर अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती है। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। अब क्या है, जो एस्टेट जनरल है वो एक क्या थी, राजनीतिक संस्था थी, और इसके अंदर तीनों एस्टेट, जो हमने 3 एस्टेट पढ़े थे, वो अपने अपने प्रतिनिधि क्या करते थे, वहाँ पर इस प्रतिनिधि सभा में बैठक जो बुलाई जाती थी उसमें अपने प्रतिनिधि को भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। लेकिन ये जो सारा डिसीजन लेने का काम करता था वो कौन करता था, सम्राट ही डिसीजन लेता था कि ये जो प्रतिनिधि सभा होती है वो कब बुलाई जाए बेटा। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अब हम पढ़ेंगे, देखो, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांसीसी सम्राट ने जो लुई 16 है ने 5 मई 1789 को नए कर जो टैक्स लगाए थे उसके प्रस्ताव को पारित करने के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया, यानी कि जो प्रतिनिधि आने वाले थे उसकी मेज़बानी यानी कि उसकी मेहमानगिरी करने के लिए उसने वर्साई के एक आलीशान भवन को अच्छी तरह से सजा लिया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। यानी कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 3 एस्टेट होते हैं, तो इसमें पहला और जो दूसरा एस्टेट है उसने अपनी इस बैठक में शामिल होने के लिए अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे। आमने सामने की कतारों में बिठाया गया। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि तीसरा स्टेट सबसे छोटा माना जाता था, तो बाकी पहला और दूसरा जो स्टेट था उसके प्रतिनिधि 300 थे, तो उनको आमने सामने बिठाए गए, और जो तीसरे स्टेट के व्यक्ति आए थे जो 600 प्रतिनिधि थे उनको वहाँ उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वो क्या थे, इन दोनों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे और शिक्षित वर्ग थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी कि जो किसान थे, जो सबसे छोटे लोग थे, किसान थे, औरत थे और कारीगर थे, मजदूर थे, उनको यानी इस सभा में अलाउ नहीं था, वो नहीं आ सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूचना बनाई गई थी। फिर भी इन लोगों ने अपनी शिकायत की थी, और लगभग कितनी शिकायत आई थी इनके पास, 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो प्रतिनिधि थे वो अपने साथ लेके आए थे। उसके बाद यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, देखो, एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। जो स्टेट के जो व्यक्ति थे, पहले स्टेट के, दूसरे स्टेट के और जो थर्ड स्टेट के, उनको हमेशा अपना एक वोट डालने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। यानी कि लुई 16 भी चाहता था कि इसी तरह जैसे पहले वोट डाले जाते थे वैसे ही इस बार भी वोट डाले जाए। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि उनकी अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। लेकिन जो तीसरे स्टेट के व्यक्ति थे, 600 व्यक्ति थे,
उन्होंने ये मांग रखी कि अब की बार जितने भी प्रतिनिधि आए हैं वो हर एक व्यक्ति मतदान कराया जाए उनसे, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति अपना वोट डालेगा, ये लोग चाहते थे। जो तीसरे स्टेट के व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, वो उनकी मांग थी। और ये एक जो है हमारा रूसो है, दार्शनिक है, उसने एक पुस्तक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इसने ये प्रस्ताव सिद्धांत लिखा गया है लोकतंत्र की। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। अब सम्राट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके विरोध में जो तीसरे स्टेट के व्यक्ति थे, जो 600 व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, अपने सभा से बाहर चले गए और सभा का त्याग कर दिया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वो खुद को क्या मानते थे, संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। यानी कि वो कहते थे यदि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। अब ये सारे जो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे 20 जून को कहाँ जमा हुए, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उसने इसके अंदर असेंबली में घोषित किया कि जब तक जो सम्राट ने अपने मन मर्जी से जो शक्तियाँ हासिल की है उसको ख़त्म नहीं किए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी असेंबली को भंग नहीं होने देंगे। उनका नेतृत्व मिराबॉय और आबे सिए ने किया। जो उनका जो नेता था वो कौन बना, मिराबॉय और आबे सिए ने किया। मिराबॉय का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। यानी कि जो मिराबो है इसका जन्म बड़े परिवार के बड़े घराने में हुआ था, कुलीन वर्ग में हुआ था। लेकिन ये क्या चाहता था, यानी कि ये सोचता था कि जो सामंतशाही विशेषाधिकार है, यानी कि जो बड़े लोगों को जो विशेषाधिकार मिले हैं ये खत्म होने चाहिए और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इसके पक्ष में था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। यानी कि उसने एक अपनी चिट्ठी लिखी हुई निकाली और उसमें वर्साई में जो भीड़ जुटी हुई थी उसमें अपना जोरदार भाषण दिया। आबे सिए मूलत पादरी था। जो आबे सिए मूलत था वो कौन था, पादरी था। और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी थी। यानी कि जो आबे सिए हैं वो एक पादरी था, जैसे किसी चर्च का पादरी था, और उसने एक पुस्तक लिखी थी तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पुस्तक है वो लिखी हुई थी। ठीक है बेटा, उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था। यानी कि जिस वक्त नेशनल असेंबली अपना जो संविधान बना रही थी, जो थर्ड स्टेट के जो व्यक्ति थे जो अपना नेशनल असेंबली संविधान बना रहे थे, उस समय में पूरी फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। ये जो प्रॉब्लम थी ये तो पहले भी लुई 16 के समय में भी हुआ था। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी से जुटे थे। यानी कि जो बेकरी मालिक है जिनको रोटी देनी पड़ती है वो क्या कर जमाखोरी में ज़्यादा से ज़्यादा रुपये कमा सके, इतनी महंगी रोटी कर दी थी उन्होंने। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों को भीड़ ने दुकान पर धाबा बोल दिया। अब जो अपने बेकरी के वहाँ पर पाव रोटी लेने जाती थी वो औरतें, उनको गुस्सा आया क्योंकि वो घंटों से लाइन में खड़ी हुई थी और भूख से तड़प रही थी, तो उन्होंने दुकान पर ही धाबा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था और कुत्र भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानाबूद कर दिया था। और इस भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल का जो किला है उसमें कैदी थे और उसमें गोला बारूद भी रखे हुए थे, उस पर धावा बोल दिया और वहाँ से उसको पूरा ही तोड़ दिया, नेस्तानाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर ठेता लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। यानी कि जो देहात गाँव के अंदर हर एक गाँव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीर थे, जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति थे, ज़मींदार थे, उन लोगों ने क्या करे भाड़े के
लुटेरों के लठेता लुटेरों के गिरोह को बुला लिया जो पकी फसलों की तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ली और इस तरह से पूरे फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्रांति हुई, जिसमें जो किसान थे उन्होंने क्या किया कि जो अन्न के भंडार थे कहीं कहीं पर वो लूट लिए और उसके जो दस्तावेज थे कि उनको इतना कर्ज चुकाना पड़ेगा वो भी उन्होंने क्या कर दिया, फाड़ दिए, जला दिए। और जो कुलीन घर के व्यक्ति थे उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, जिससे जागीर वो अपनी कुलीन वर्ग के लोग डर गए और वो अपने जागीर छोड़कर भाग गए और कुछ एक तो पड़ोसी देश में जाकर अपनी शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा को शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। अब क्या हुआ, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके अब उसको लगा, फ्रांसिस लुई 16 को लगा कि मेरी सारी प्रजा मेरी तरफ विद्रोह हो चुकी है, यानी कि मेरा विरोध कर रहे हैं। तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश रहेगा, यानी कि जैसा संविधान कहेगा वैसा ही हम अपना कार्य करेंगे। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। अब क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, रात को असेंबली ने, जो असेंबली लुई ने स्वीकार कर ली थी, उसमें कर्तव्यों और बंधनों वाले सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश को पारित कर दिया, यानी कि लागू कर दिया गया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और जो चर्च के समावित तत्व थे वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरों की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इस तरह से वहाँ पर लोगों ने संघर्ष किया और आखिर में लुई 16 को झुकना पड़ा।